हेलो, वेलकम टू द कलेक्टर बाबू। दोस्तों, अब यहाँ से आपको एक फिल्म्स की जो रेस है वो शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आप चाहो टेलीग्राम खोल के देखो, यूट्यूब खोल के देखो, आपको फिल्म्स को लेकर जो बातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं कि हमें कैसे फिल्म्स निकालना है, कैसे क्लियर करना है, क्या पढ़ना है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है कंटेंट जो है अब आने लगा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब फिल्म्स के लिए मात्र आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 200 दिन है। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि 2023 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था वो एक टाइप का वाटरशेड मोमेंट था। मतलब काफी कुछ चेंज हुआ उसके बाद, क्योंकि 2023 का प्रीलिम्स अपने आप में एक ऐसा शॉकर था कि बच्चों के मन में प्रीलिम्स को लेकर एक डर बैठ गया। उस डर ने बच्चे जो हैं वो कई सारी ऐसी बेसिक फंडामेंटल जो मिस्टेक्स हैं वो कमिट करते हैं, और खामियाजा फिर प्रीलिम्स जो उनका रुक जाता है उससे वो बियर करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जितना आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, जितना आप अपने अप्रोच को सिंपल रखोगे, उतना आपके एग्जाम निकलने के चांसेस जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। समझ गए आप? तो यहाँ पर देखो, हमें अभी प्रीलिम्स को लेकर कोई हवा नहीं बनाना है, और प्रीलिम्स को लेकर अभी कोई भी पैनिक मोड जो है वो ऑन नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो यहाँ पर जो दो सब्जेक्ट है, जो मेजर सब्जेक्ट हैं, वो होते हैं पॉलिटी और इकोनॉमी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिटी और इकोनॉमी होते हैं, इन दोनों को अगर आप क्वेश्चन मिलाओगे तो टोटल 30 जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं दो सब्जेक्ट से आते हैं। और इनके सब्जेक्ट की खास बात यह है कि ये आपके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सबसे फिट बैठते हैं। क्योंकि देखो, पॉलिटी के आपके लिए क्या पढ़ना है, आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, सिर्फ एक बुक है जो लगभग सब पढ़ते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत के बाद में अगर आपने उसका पीवाईक्यू कर लिया और आपने उसका करंट अफेयर जो है पॉलिटी का वो अगर कर लिया, तो आप सोचोगे कि 80 to 90% जो क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। एक बार आपने अगर पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ लिया तो आप इजीली उसके क्वेश्चंस को जो है वो डील कर लेते हो। उसी तरीके से इकोनॉमी जो है वो भी आपको हर साल आपको यहाँ से 14 to 15 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो दो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये आपको एक बेडरॉक प्रोवाइड करते हैं आपके प्रीलिम्स क्लियर करने का। क्योंकि अगर आप इतना एफर्ट अगर अदर सब्जेक्ट में दोगे, सपोज करो आप मॉडर्न हिस्ट्री में, वो सब्जेक्ट में आप ज्यादा टाइम देते हो, बट ट्रेंड देखो मॉडर्न हिस्ट्री का, आजकल 2 या 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। उन 4 क्वेश्चंस में भी जो हमारा ट्रेडिशनल रिसोर्सेस था, स्पेक्ट्रम, उससे हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो पूरी बुक पढ़ने के बाद भी आपको कोई ज्यादा जो है बेनिफिट उसमें नजर नहीं आता है। ऑन द अदर हैंड, ये बेनिफिट आपको पॉलिटी में नजर आ रहा है, ये बेनिफिट आपको इकोनॉमी में नजर आ रहा है। क्योंकि 30 क्वेश्चन में से आप आराम से 20 या 22 या 25 क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने प्रीलिम्स निकालने के चांसेस को ज्यादा ब्राइट कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी कट ऑफ जो है वो 100 के भी बियॉन्ड अभी नहीं जा रहा है। तो मतलब आपको यहाँ पर जो गेम है वो अपनी टेरिटरी में खेलना है। आपको कुछ सब्जेक्ट को अपना एक बेस बनाना है कि मेरा पॉलिटी और मेरा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे आज इस वीडियो में इकोनॉमी के बारे में, कि इकोनॉमी कैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो इकोनॉमी में, और कैसे जो है आप इकोनॉमी का बेस्ट यूज करोगे इन अगले 15-20 दिनों में। देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप इकोनॉमी को समझो कि इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो लगातार आपको जो है इकोनॉमी में लगातार 15 के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और 2020 में 19 क्वेश्चन जो थे वो अकेले इकोनॉमिक्स से आए थे। ठीक है, तो यहाँ तो हमें इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस जो है वो समझ में आ गया है। बट इकोनॉमी की अपनी एक समस्या है। अब वो समस्या क्या है? देखो, इकोनॉमी के लिए आप कहीं भी मार्केट में जाओ, कोई भी अगर आप किसी मेंटर से पूछते हो, टीचर से पूछते हो, तो वो जो भी बुक सजेस्ट कर रहा है, जो भी वो नोट सजेस्ट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा बल्कि होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है इकोनॉमिक्स में। क्यों प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स के लिए ऐसा? देखो, अगर आप लक्ष्मीकांत देखोगे, पॉलिटी देखोगे, तो उसमें सिर्फ एक ही बुक है, लक्ष्मीकांत। मतलब यूनानिमसली सब लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ लो। बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमी में कोई आपको बोलेगा कि विवेक सिंह पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद कोई बोलेगा मृणाल सर के नोट्स पढ़ लो, ठीक है, आजकल नितिन सिंघानिया की बुक भी चल रही है, ठीक है, ये भी सजेस्ट किया जा रहा है। तो अदर कोचिंग क्लास के जो नोट्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो एक तो क्या है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, और सेकंड चीज, बहुत ही बल्कि रिसोर्सेस हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। मतलब अगर एक बुक को भी आप कवर करने जाओगे तो उसी में आपके 30-40 डेज जो हैं वो चले जा रहे हैं। बट यहाँ पर हमें समझना ये है कि इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है। क्योंकि एक तो मार्केट में इसका जो पर्सपेक्टिव क्या बैठा हुआ है इकोनॉमिक्स को लेके, कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो इस टेक्निकल सब्जेक्ट होने के कारण बच्चों में क्या आ जाता है, ट्रॉमा आ जाता है, डर बैठ जाता है इकोनॉमिक्स का। अरे रेपो रेट कैसे पूछ रहे हैं, ये जो बॉन्ड यील्ड है तो उससे इन्फ्लेशन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है।
तो बच्चे उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहे, तो उस डर से वो क्या कर रहे हैं, वापस से इन्हीं रिसोर्सेज को बार बार पढ़ रहे हैं। जबकि इसको अगर आप सिंप्लिसिटी के साथ देखोगे तो आप इकोनॉमिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। क्योंकि आप पेपर देखो, एक तो यूपीएससी का पैटर्न देखो और यूपीएससी के क्वेश्चन देखो, तो आपको एक क्लियर कट वे नजर आएगा कि कैसे इकोनॉमिक्स को अप्रोच करना है, कैसे इकोनॉमिक्स के हम पेपर को इजीली डील कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप 2020 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट आपको 10 ऐसे चैप्टर या टॉपिक नजर आएंगे जहां पर अगर आप फोकस करते हो तो आपका 90% जो है आपके क्वेश्चन जो है वो आराम से सोल्व कर सकते हैं। आपका मनी इन बैंकिंग, फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सेक्टर्स, इन्फ्लेशन और डिजिटल पेमेंट, ठीक है। तो अगर आप इनको कवर कर लोगे तो ये आपका आराम से 90% कवर कर लेता है। और अगर आप इन दोनों को भी हटा दो तो मात्र ये 5 चैप्टर ही आपको 80% कवर करके दे देंगे। सिंपल, आपको मनी इन बैंकिंग करके जाना है, ठीक है। मनी इन बैंकिंग के बाद में अगर आप फिजिकल पॉलिसी, अब देखो मनी इन बैंकिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। मनी इन बैंकिंग में सिंपल आप जो भी आरबीआई के टूल्स होते हैं, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, इनको आपको देखना है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो एमपीसी कमेटी होती है उसकी कंपोजिशन, उसकी पॉलिसीज, ठीक है, हॉकिश क्या होता है, इस टाइप से जो है कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो हमें पता होना चाहिए और उसी के अराउंड जो है क्वेश्चंस आपको देखे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप फिजिकल पॉलिसी देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक तो टैक्सेशन से पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है, उसके अराउंड क्वेश्चन जो हैं वो आपके आ रहे हैं, जैसे फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे लास्ट ईयर जो हमारा 2025 का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें आपको क्वेश्चन क्या देखने को मिला, सब आ गया उसमें। सब फिजिकल डेफिसिट भी पूछ लिया, उसमें रेवेन्यू डेफिसिट भी पूछ लिया, उसमें ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट भी पूछ लिया। तो यहाँ पर आपको जो 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन्हीं में से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। उसी तरीके से इंटरनल इकोनॉमिक्स में आप तो एक तो डब्ल्यूटीओ, आपका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन तीनों से ही क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। मतलब आप अपना 80 to 90% कवर कर सकते हो अगर आप सिर्फ यही फोकस करो। क्योंकि रैंडम क्वेश्चन अगर आप करने जाओगे तो वो आपको किसी ना किसी अदर रिसोर्सेस में देखने को मिलेंगे कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन इस बुक में आ गया तो हम वो पढ़ने लग जाते हैं, बट उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं आता है। उस बुक को पढ़ भी लोगे अगर आप 30-40 दिन देके, तो क्या भरोसा है, क्या गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम स्टिक करते हैं हमारे प्लान पे तो इजीली जो है आप अपने क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। इससे क्या होगा, कम समय में कम चैप्टर किए, ठीक है, इसका हम इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे रिवीजन का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है क्योंकि इकोनॉमी जो है वो एक टाइप का टेक्निकल सब्जेक्ट है। जितना आप उसको अच्छे क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको इकोनॉमी समझ में आएगी। क्योंकि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको एक बार टर्म ठीक से समझ में आ गया कि रेपो रेट क्या होता है तो आपको कभी उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जीवन भर उसको याद रखोगे कि रेपो रेट क्या होता है। मतलब यहाँ पे हमें जो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटेटिव स्टडीज हमें इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें रेपो रेट की अंडरस्टैंडिंग में फोकस करना है। तो कम चीजें पढ़ो बट उसके अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़ो, तो आप ज्यादा तरीके से क्वेश्चंस को जो है इकोनॉमी के क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि 10 चैप्टर से जो है यूपीएससी जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, बट 10 चैप्टर में भी देखो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 45% को आपके सिर्फ न्यूज़पेपर से हो जा रहे हैं। तो जो हम बल्कि बल्कि रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के हम फायदा भी हमारा ज्यादा नहीं हो रहा है ना। अगर हम जो करंट अफेयर है उसको अगर हम ठीक से पढ़ रहे हैं, ठीक से उसका रिवीजन कर रहे हैं, तो 45% क्वेश्चन हमारे यहीं से कवर हो जा रहे हैं। देखो इस साल भी क्वेश्चन आया था, एमएसपी पे आ गया था, ठीक है। मतलब ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है तो इस पे क्वेश्चन आ गया था, ये क्या था, करंट अफेयर था। इसके बाद में 15 फाइनेंस कमीशन आया था, ये कहाँ पे था, ये भी करंट अफेयर में आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद में आपका जो कैपिटल रिसीट था वो भी बार बार करंट अफेयर में घूम रहा था आपका, ठीक है। हेज फंड जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एआईएफ से था वो भी बार बार क्वेश्चन जो है आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है, अगर इस साल 14 क्वेश्चन थे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एसेंशियल मटेरियल देखिए, 45% क्वेश्चन आपके अगर न्यूज़पेपर से थे, तो बाकी जो क्वेश्चंस अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट टेक्निकल टर्म्स देखोगे तो आप उसको एसेंशियल मटेरियल यानी कि जो एनसीईआरटीज भी हैं अगर आप उनको भी कवर कर लेते हो उससे भी आपका सब्जेक्ट जो है आप आराम से उसको डील कर सकते हो। एनसीईआरटी में जो मैक्रो इकोनॉमिक की जो एनसीईआरटी है उसमें सिंपल आपको मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी के जो भी टर्म्स हैं वो इजीली क्लैरिटी के साथ में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस मटेरियल आपको सिर्फ और सिर्फ इन 10 चैप्टर्स के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना है और फोकस जो है वो करंट अफेयर पे रखना है और जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर रखना है। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम क्या है, एक तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, और वो कॉस्ट बेनिफिट में नहीं आ रहे हैं। जबकि क्वेश्चन जो है अगर आप पैटर्न देख रहे हो तो वो एक तो करंट अफेयर से डोमिनेट हो रहा है, 45% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि करंट अफेयर की न्यूज आ गई, मतलब ये होगा कि करंट अफेयर में अगर कोई इशू चल रहा है तो उसके रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट होगा वो यूपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम करंट अफेयर भी कवर करते जाएं अच्छे से, तो आप इजीली आपका जो इकोनॉमिक का जो सिलेबस है वो ऑटोमेटिकली आप कवर करते जा रहे हो। ठीक है, अगर आप एसेंशियल मटेरियल के साथ में उसको आप लिंक कर लोगे तो आपका जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस है इकोनॉमी का वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिलेबस का डर लगने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो सिंपल सी चीज़ है, हमें अगर इकोनॉमिक्स का अच्छा एक क्लैरिटी चाहिए, इकोनॉमिक्स में अगर हमको कमांड चाहिए, तो सबसे पहले हमें फोकस कहाँ पे करना है, कॉन्सेप्ट पे करना है। ये हमने कहाँ से करना है, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी भी कर लोगे तो वहां से भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट यानी रेपो रेट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, अब फिजिकल डेफिसिट मतलब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यूपीएससी ने इस बार क्या पूछ लिया, सिंपल मैथ्स पूछ ली कि भाई अगर मैं आपको बोरोइंग बता दूं तो क्या आप मुझे फिजिकल डेफिसिट बता पाओगे। अगर मैं आपको बता दूं कि मेरा रेवेन्यू इतना है, मेरा एक्सपेंडिचर इतना है और मेरा बोरोइंग इतना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट आप कैसे डिराइव करोगे, क्योंकि बहुत बार यूपीएससी पहले भी पूछ चुकी है। बट हमें अंडरस्टैंडिंग जितनी आपकी अच्छी रहेगी आप क्वेश्चन को उतने अच्छे तरीके से कर पाओगे, बिना डरे कर पाओगे। क्योंकि एक बार आपके मन में इकोनॉमी का डर बैठ गया तो आप वहां पे अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको जितना क्लैरिटी से पढ़ोगे ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना तो आप ज़्यादा बेटर क्लैरिटी के साथ में क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि क्लैरिटी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप इकोनॉमी के अगर 14 क्वेश्चन है तो आराम से 10 to 12 क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। अभी हम क्वेश्चन को भी देखेंगे। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स को अगर आप कवर करना चाहते हो तो पीवाईक्यू अप्रोच रखो, और पीवाईक्यू में भी पीवाईक्यू प्लस का अप्रोच। अब पीवाईक्यू प्लस का अप्रोच क्या होता है, सिंपल, आपको जितने भी पीवाईक्यूज हैं, आप ये मत देखो कि लास्ट 10 ईयर्स के, अब जितने भी पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आईबीआरडी इस साल पूछा गया था, जबकि यूपीएससी ने 2010 में आईडीए के बारे में पूछा है। अब आईडीए और आईबीआरडी दोनों को अगर आप मिलाओगे तो ही वर्ल्ड बैंक बनता है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक को लेकर वैसे भी क्वेश्चन बार बार यूपीएससी पूछता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आप पुराने पीवाईक्यू भी करते हो और उसके रिलेटेड आसपास की सारी इंफॉर्मेशन अगर आप कवर करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने इकोनॉमी को पूरी तरीके से कवर कर लोगे। अब पीवाईक्यू प्लस में हम क्या करना चाहते हैं कि आपको सारे जितने मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब अगर 15 to 20 ईयर्स के भी अगर पीवाईक्यू कवर कर सकते हो तो वो करो। ठीक है, सेकेंड चीज क्या होता है पीवाईक्यू प्लस में, कि यहाँ पर आपको जो पीवाईक्यू है वो ना सिर्फ अपने नॉलेज से सोल्व करना है, ठीक है, नॉलेज से तो आपको सोल्व करना ही है, बट आपको यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर एक लॉजिक भी आपको ढूंढना पड़ेगा। इसको कई बार एलिमिनेशन टेक्निक भी बोल दिया जाता है, ठीक है, या कॉमन सेंस बोल दिया जाता है, बट ये क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड होता है। ठीक है, मतलब आप सीख जाते हो कि यूपीएससी क्वेश्चन को बेसिकली डील कैसे करना है, क्योंकि जितने भी लोगों का प्रीलिम्स निकलता है वो कोई ज़्यादा पढ़ के नहीं आते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें अपना नॉलेज कैसे अप्लाई करना है, वो बेटर तरीके से जो है उस आंसर को डिराइव करते हैं, थोड़ा सा नॉलेज यूज करके, थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हुए, फिर वो आंसर आराम से डिराइव कर पाते हैं। अब ऐसा वो करते क्यों है, क्योंकि वो इनफ तरीके से प्रैक्टिस करके आते हैं, और प्रैक्टिस भी किसकी, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। तो यहाँ पर अगर आप पीवाईक्यू, एक तो सारे पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है, एटलीस्ट सिग्निफिकेंट चंक यानी लास्ट 20 ईयर्स के अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो यकीन मान के चलो आप अपना एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले कर रहे हो इकोनॉमिक्स में। फिर है आपका करंट अफेयर, क्योंकि हमने देखा कि 45% जो क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर से आ भी रहे हैं, मतलब स्टैटिक पार्ट होता है बट वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में उसकी न्यूज़ थी, इस वजह से वो स्टैटिक पार्ट आ रहा है। तो अगर आप करंट अफेयर, पीवाईक्यू प्लस और कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पे अगर आप बल्कि बुक्स हटा दो, अगर एनसीईआरटी के सिर्फ कॉन्सेप्ट भी अगर आप करके चलेंगे तो भी आप यहाँ पे आराम से 80 to 90% आपका जो इकोनॉमी है वो कवर हो जाएगा। इसमें कोई आपके 30-40 डेज नहीं लगने हैं, मात्र अगर आप 10 to 15 डेज विथ फुल अटेंशन इकोनॉमिक्स को देते हो तो आप आराम से इकोनॉमिक्स को डील कर सकते हो। अब अगर हम देखो क्वेश्चन, देखो आपको क्वेश्चन देखने में और समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी पूछ चुकी है 2017 में, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये एक टाइप का क्या है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। ठीक है, जब हमने अगर इस पीवाईक्यू को पढ़ा होता तो ऑब्वियसली बात है हमने कहीं ना कहीं समझा होता कि एआईएफ होता क्या है, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर डील कर सकते थे। ठीक है, अब कॉमन सेंस भी लगाओ, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पूछ रहा है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी कुछ ना कुछ अल्टरनेट, मतलब कॉमन सेंस लगा, अगर मान लो मैंने पढ़ा हुआ नहीं होता तो मैं फोकस करता कि बेसिकली अल्टरनेटिव क्या हो सकता है,
क्योंकि हम डेली बेसिस पे किस में इन्वेस्ट कर रहे होते हो, हम डेली बेसिस में बॉन्ड स्टॉक, क्योंकि आप खुद भी अगर जीरोदा यूज करते हो, ग्रो ऐप यूज करते हो, तो आप किस पे लगा रहे होते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, आप स्टॉक पे लगा रहे होते हो या बॉन्ड पे लगा रहे होते हो, मतलब ये कॉमन है, तो ये अल्टरनेटिव तो नहीं हो सकते। तो अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यहाँ पे लगाते हो तो आपको पता चलता है कि हेज फंड और वेंचर कैपिटल बहुत रेयर क्लास में आम आदमी इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये अपना कॉमन सेंस से यूज करते हुए इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन कैसे डील हो रहा था, एक तो पीवाईक्यू से भी डील हो रहा था, और आपकी जो कॉमन सेंस या एलिमिनेशन टेक्निक है उससे भी इस क्वेश्चन को आप इजीली डील कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या लग रहा था, अगर आप पीवाईक्यू कर लो और पीवाईक्यू के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि एक आपका जो एप्टीट्यूड है क्वेश्चन सॉल्विंग की वो जनरेट हो जाए इस पीरियड में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पर ये देखो कि भाई हम लोग सोच रहे हैं कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं उससे हम हमारा इकोनॉमिक कवर करें। ठीक है, अगर हम मनी एंड बैंकिंग करते हैं उसमें आरबीआई भी पढ़ते हैं, बट आरबीआई अगर पढ़ भी लेते बड़ी से बड़ी बुक्स में तो भी हम इस क्वेश्चन के आंसर को ठीक से डिराइव नहीं कर पा रहे हैं। आज भी कोचिंग क्लास अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि इसका आंसर क्या है। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी का जो वो है, इसको कॉस्ट माने या इनकम माने आरबीआई की, ये अभी तक क्लियरिटी नहीं होगी। मतलब इतना बड़ा रिसोर्सेस पढ़ने के बाद भी अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो बेटर तो यही है कि जो लिमिटेड हमारा एरिया है उसको अच्छे से पढ़े और उसको बेटर तरीके से रिवाइज करें और बेटर तरीके से उसको अप्लाई करें, मतलब प्रैक्टिस उसकी अच्छी कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे इकोनॉमिक्स को और अच्छे तरीके से डील जो है वो कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली यूं तो करंट अफेयर में था, ठीक है, बट फिर भी इस क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया mandates all the listed companies in India to submit a business responsibilities and sustainability report। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो इसका, इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ बीआरएसआर मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट that are largely नॉन फिक्शनल नेचर। अब सेकंड वाला भी छोड़ दो, फर्स्ट वाला को अगर आप फोकस करते हो तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो आरबीआई मैंडेट करने का बोल रहा है। अब आरबीआई क्या है, एक टाइप की बैंक है, बैंक जो पैसों का लेना देना कर रही है। हमें समझ में आ रहा, मान लो अगर हमने नहीं भी पढ़ा होता, सिर्फ हम अपने कॉमन सेंस से सोचते, तो बैंक मतलब क्या, बैंक मतलब जो पैसे का लेन देन कर रही है बेसिकली। ठीक है, ऊपर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब हमारी टॉप मोस्ट बैंक जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग का काम कर रही है या बैंक के लिए रेगुलेटर काम कर रही है, वो कंपनीज के साथ में क्यों डील करेगी। ठीक है, तो कहीं भी ये कंपनीज के साथ में, और वो भी लिस्टेड कंपनी में लिखा हुआ है, और लिस्टेड कंपनी के साथ में हमेशा हमने देखा है, जैसे जैसे अडानी का चल रहा है, ठीक है, तो हमने क्या देखा, कौन वहां पे बार बार न्यूज में आ रहा था, सेबी बार बार न्यूज में आ रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लिस्टेड कंपनीज है या कंपनीज के मैटर है, उनको रेगुलेट करना होगा। तो कौन इस टाइप की रिपोर्ट को मैंडेट करेगा, सेबी करेगी, ऑब्वियस बात है। तो अगर आप इसको रूल आउट कर देते तो आपके पास में यही बचता फिर एक, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी 50-50 के सिनेरियो में पहुंच जाओ कि आपने एक एलिमेंट कर लिया है फिर एक ऑप्शन बचा है, तो 50-50 में हमेशा ही बेस्ट होता है कि आप जाओ 50-50 के सिनेरियो में मार्क करके आओ, उसको छोड़ना एडवाइजेबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आराम से ओनली 2 की तरफ जा सकते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, ये जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का है। अब यहाँ पे हमको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम करना है, बट यहाँ पे बोल रहा है पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रेयरिंग, तो ये क्या कि बिजनेस आपको दिख रहे होंगे, आप काट मंगा हुआ एग ऑर्डर कर पा रहे हो, बड़ी बड़ी पोल्ट्रीज हमारे पास में, तो हम सोचो हम उसको क्यों एग्जाम करेंगे, हमारे कॉमन सेंस में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में जो टैक्स बेस है वो बहुत कम है। ठीक है, तो अगर टैक्स बेस कम है तो हमारा भारत सरकार का क्या होगा कि टैक्स लगाना। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो फार्मिंग है, जो गांव में जो फार्मिंग कर रहे हैं स्मॉल फार्मर्स है, उनके लिए इशू आ रहा है, तो हम उनको उन पे इनकम टैक्स नहीं लगा सकते, बट जो बिजनेस कर रहे हैं उन पे तो हम लगा ही सकते होंगे। तो ये आराम से आप इसको आप रूल आउट कर सकते थे। बट देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप बार बार पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी कॉमन सेंस जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से अप्रोच कर पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका करंट अफेयर पे काम करता है, क्योंकि करंट अफेयर में बार बार इस टाइप की जो न्यूज़ेस हैं वो आती रहती हैं कि हमें एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स लगाना है, क्योंकि अदर सर्विस अलाइड एक्टिविटीज पे तो हम लगा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको आप इजीली आप हैंडल कर पा रहे थे। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी देखो, ये भी आप एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व कर पा रहे थे, क्योंकि अगर आप तीनों स्टेटमेंट को पढ़ते तो आप एक स्टेटमेंट आपको सबसे अजीब लगेगा कि ये इंडिया इज रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट हैज आइडेंटिफाइड। मतलब हमारे भारत देश में एक तो वैसे भी मिनरल बहुत कम आते हैं, ठीक है, हम लोग इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और आप न्यूज़पेपर में ही पढ़ोगे ना, तो जैसे पूरा चाइना और पूरा जो यूएस आपस में क्यों लड़ रहे हैं, वो मिनरल्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचो, जहाँ पे इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, अगर भारत के पास में मिनरल्स होते तो हम इतना क्यों चाइना पे डिपेंडेंट हो जाते, या चाइना की इतनी हम सुन रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसको आराम से रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा से ही यूपीएससी में 90% जो है वो रॉन्ग होते हैं। तो अगर आप सेकंड हटा लेते तो ये भी बाहर हो जाता है आपका, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो आंसर आराम से आपका 1 एंड 3 निकल सकता है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉन्सेप्ट अपना इकोनॉमिक्स में पढ़ लो, आपने करंट अफेयर इकोनॉमिक्स का पढ़ लिया है और आपने पीवाईक्यू अगर कवर कर लिया है, तो आप आराम से 80 टू 90% जो इकोनॉमिक्स है उसको आप डील कर सकते हो और इसको कवर करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसके लिए कोई बल्कि बुक्स, मल्टीपल नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कि मोस्टली अदर एस्पिरेंट जो है वो गलती कर रहे हैं। ये अगर आप लिमिटेड अप्रोच रखोगे ना, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को जो है वो डील कर सकते हैं। अब हमारा आइडिया क्या है? देखो, हमारा आइडिया सिंपल है। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो पीवाईक्यूज है उसको हम पूरा कवर करना चाह रहे हैं, एक्सटेंसिवली हम उसको कवर करना चाह रहे हैं कि जितने भी 10 या 20 साल के पुराने क्वेश्चन थे उसको हम 10 टॉपिक्स 10 चैप्टर्स के थ्रू, मतलब चैप्टर वाइज कवर करते हैं। जैसे एक दिन हम बैठेंगे तो आपका जितना भी मॉनेटरी पॉलिसीज है, ठीक है, उस और बैंकिंग है, उसके हमने सारे पीवाईक्यूज एक बार सॉल्व कर लिए। और पीवाईक्यू सॉल्व करें तो नॉर्मल तरीके से नहीं, उसको हम ये देखेंगे कि कैसे कॉमन सेंस के जरिए हम उसको सॉल्व कर सकते थे, कैसे हम उसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते थे, और साथ ही साथ उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, सपोज करो क्वेश्चन था फिजिकल डेफिसिट पे, तो हम फिजिकल डेफिसिट के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से डील करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या सोच रहे हैं, कॉम्प्रहेंसिवली पीवाईक्यू को कवर किया जाए। एक तो फर्स्ट कि सारे पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएं, सेकंड उसमें जितने भी कॉमन सेंस एलिमिनेशन टेक्निक अगर यूज हो रही है तो हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लें, और थर्ड जो है जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो उसको भी हम साथ ही साथ कवर करते जाएं। तो इससे आपका पूरा जो चैप्टर है उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी, ठीक है, आपके सारे पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग जो आपका एप्टीट्यूड होगा वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं प्रैक्टिस का, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चाहे वो पॉलिटिक क्वेश्चन हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 वीडियोस में जो है वो आपको पूरा इकोनॉमी के पीवाईक्यूज कवर करके देंगे। उसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, पीवाईक्यू भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको उसके अलावा भी प्रैक्टिस करने के लिए हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आपकी एक कॉम्प्रहेंसिव, एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पे हो जाए और एक आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जनरेट हो जाए। क्योंकि एक बार आपको इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस आ गया तो आप कहीं भी किसी भी समय अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, आप उसको सॉल्व करने की पोजीशन में रहोगे। यहाँ पे सिंपल आप बस एक फिलोसफी का ध्यान रखो, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। यानी जितना ज़्यादा आप सिंप्लिसिटी रखोगे अपनी पढ़ाई में, जितना ज़्यादा आप मिनिमलिस्ट अप्रोच फॉलो करोगे, उतना ज़्यादा आप अपने प्रीलिम्स निकालने के चांसेस को ब्राइट करोगे। मतलब आप कुछ भी पढ़ो उसका रिसोर्सेस कम से कम होना चाहिए, फोकस ज़्यादा रिवीजन पे होना चाहिए, पीवाईक्यू पे होना चाहिए, और जो भी उसके प्रैक्टिस है उस पे होना चाहिए। जितना सिंपल अप्रोच उतने ज़्यादा क्लैरिटी और उतने ज़्यादा क्लियर होने के, आपके प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा, इसी अप्रोच पे हम लोग काम करेंगे। हम आपको इकोनॉमी बाद में अदर सब्जेक्ट भी हैं वो इसी अप्रोच के साथ में डील करके देंगे। आपका काम क्या होगा, आपका काम ये होगा कि प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और प्रीलिम्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर आप 18-18 घंटे भी पढ़ के चले जाओ, अगर आप 100 एमसीक्यू 100 अगर मॉक टेस्ट भी सॉल्व करके चले जाओ, अगर आप में प्रीलिम्स का डर है तो मोस्ट ऑफ द चांस ये होगा कि आप वहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही आपके अंदर नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है, सिंपल, अपने अंदर बिलीफ रखो, प्रैक्टिस करते जाओ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा अप्रोच होगा, जिसमें हम 10 वीडियोस लेक्चर जो होंगे वो आपको पीवाईक्यू प्लस अप्रोच के साथ में कवर करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिंपल प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चंस हम आपको टेलीग्राम ग्रुप या फिर हमारा जो वेबसाइट होगा उसमें हम आपका पोस्ट कर देंगे, तो वहां पर आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो से हम इकोनॉमी जो है वो स्टार्ट कर देंगे, और इस मंथ हमारी कोशिश होगी कि ये इकोनॉमी जो है वो पूरी हम लोग खत्म कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।